हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। और इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग बीते जनवरी 2025 की उत्तर प्रदेश विशेष की सभी प्रमुख करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस करंट अफेयर्स का आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स खूब पूछी जाती है। और उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स अमूमन आपको बहुत जगह मिल भी नहीं पाती है, यानी कि आप बहुत सी पत्रिकाएं लेंगे तो वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश विशेष की जो करंट अफेयर्स है वो बहुत अच्छे से कवर नहीं होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर्स को मंथली तैयार करेंगे, यानी कि जैसे ही कोई महीना खत्म होगा तो हम लोग तुरंत उस महीने की जितनी भी उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स होगी उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स को, और ऐसे ही फिर हम लोग जब भी जैसे फरवरी माह खत्म होगा तो फिर उसकी देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और वहाँ पर ये सारी वीडियोज उपलब्ध रहेंगी, तो जब भी आपका एग्जाम हो आप अपने अनुसार वहाँ पर इन वीडियोज को देख सकें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और पहली खबर जो आपके सामने है वह है जालौन से झांसी तक नया लिंक एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीडा ने बुंदेलखंड में एक और नया लिंक एक्सप्रेस वे बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, जालौन से झांसी तक बनने वाले 115 किलोमीटर के इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने के बाद डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट व झांसी नोड में स्थापित किए जा रहे रक्षा उद्योग को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर देखो फैक्ट कैसे निकालेंगे कि पहले तो जो आपका नया लिंक एक्सप्रेसवे है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, जालौन से झांसी तक। ठीक है, पहला फैक्ट ये बनाएगा कौन, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, अब जो ये झांसी से जालौन वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर बुंदेलखंड लिखा है, तो ये बुंदेलखंड के ही क्षेत्र में आते हैं ये झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा। ठीक है, और इस लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी, 115 किलोमीटर। और यह जो लिंक एक्सप्रेसवे है वह जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो चित्रकूट और झांसी वाला नोड है वहाँ पर जो रक्षा उद्योग स्थापित किया जा रहा है उसके लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि झांसी से जालौन तक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, लंबाई कितनी होगी, 115 किलोमीटर। लाभ किसको मिलेगा, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है तो उसका जो चित्रकूट और झांसी वाला जो नोड है उसको काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर इस खबर को थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि जो रक्षा औद्योगिक गलियारा है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सरकार झांसी के पास नोएडा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक शहर बसा रही है। ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो झांसी के पास, ठीक है, नोएडा की तर्ज पर। ठीक है, दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की सरकार झांसी के पास नोएडा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक शहर बसा रही है। ठीक है, क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि नोएडा की तर्ज पर कहाँ एक नया औद्योगिक शहर बसाया जा रहा है, तो झांसी के पास। ठीक है, इस औद्योगिक शहर के लिए इस लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई औद्योगिक शहर बनता है तो उसके आसपास जो आवागमन के लिए एक्सप्रेसवेज रोड होने चाहिए वो बहुत अच्छे होने चाहिए। इसीलिए इस औद्योगिक शहर के लिए ये लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है वो बहुत जरूरी है। नोएडा की तर्ज पर बनने वाले नए शहर व झांसी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने की
तैयारी इसी लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से है। ठीक है, इसके निर्माण के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी। ठीक है, तो ये फैक्ट वैसे हैं नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये वाले जो फैक्ट हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को, जिसको कि आप रक्षा औद्योगिक गलियारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बजट 2018-19 में दो राज्यों में तमिलनाडु और अपने उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई थी। अब तमिलनाडु वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल किया गया था। ठीक है, अब वो 6 जिले कौन कौन से थे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक था आपका अलीगढ़, ठीक है, फिर आपका आगरा, एक तरफ से चलिए, ठीक है, अलीगढ़, आगरा, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो दो आपके ये जिले हो गए, चित्रकूट, ठीक है, और झांसी। बाद बाकी दो और याद कर लीजिए, कानपुर और लखनऊ। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले हैं जो कि रक्षा औद्योगिक गलियारा या फिर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल हैं। अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। किस बजट में घोषणा की गई थी? 2018-19 में। होगा क्या रक्षा औद्योगिक गलियारे में? तो जो रक्षा संबंधी उत्पाद हैं, यानी कि जो रक्षा संबंधी उपकरण होते हैं, उत्पाद होते हैं, ठीक है, उनका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर। और ये जो पूरा जालौन से झांसी तक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनने वाला है, इससे संबंधित फैक्ट हो गए ये। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यानी कि UPSSC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं सत्यनारायण सावत। ठीक है, बाद बाकी इनकी जो नियुक्ति है वो 5 साल के लिए की गई है। और इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे प्रवीण कुमार, जिन्होंने कि बहुत पहले त्यागपत्र दे दिया था। और जो UPSSC के चेयरमैन का पद है वो काफ़ी समय से खाली था। तो इन्हीं प्रवीण कुमार के स्थान पर सत्यनारायण सावत, जो कि एक IPS अधिकारी हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर एक सदस्य की भी नियुक्ति UPSSC में की गई है, जो कि हैं सुभाष सिंह बघेल और सुरेश चंद्र, यानी कि 2 लोगों को इसका सदस्य भी बनाया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यानी कि जो UPSSC, जो आप लोग पैट वगैरह, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी जो परीक्षा देते हैं, वो आपका यही आयोग कराता है। तो इसी के नए जो चेयरमैन हैं वो सत्यनारायण सावत को बनाया गया है। इनसे पहले प्रवीण कुमार थे। और नए चेयरमैन की जो नियुक्ति है वो 5 साल के लिए की गई है। और UPSSC में 2 सदस्य भी इनके साथ नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन? सुभाष सिंह बघेल और सुरेश चंद्र। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर मैं रेड मार्क कर रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अगली खबर है नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत रैपिड रेल के साहिबाबाद न्यू अशोक नगर खंड का उद्घाटन किया है, जिससे 55 किलोमीटर लंबे परिचालन गलियारे के साथ दिल्ली मेरठ संपर्क बढ़ गया है। गौरतलब है कि दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाली भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन का नाम नमो भारत है। ठीक है, तो नमो भारत रैपिड रेल आप लोग जानते होंगे कि यह जो दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन है, इसी को नमो भारत नाम दिया गया है। और हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इस रेल के
साहिबाबाद न्यू अशोक नगर खंड का उद्घाटन किया है? तो ये याद रखना, साहिबाबाद न्यू अशोक नगर उद्घाटन किया किसने है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और यह जो आपका क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन है, भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन है। ये याद रखना, किसको कनेक्ट करती है? दिल्ली और मेरठ को कनेक्ट करती है। बाद बाकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने, अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो ये नमो भारत है, नमो भारत ट्रेन है, ये किसके द्वारा संचालित है? तो यह है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है उसको विकसित किया है, जिसे नमो भारत भी कहा जाता है। तो वही बात यहाँ पर डिटेल में लिखी है। ठीक है, तो जहाँ पर भी मैं रेड मार्क कर रहा हूँ उनको बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, इंडस फूड 2025। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 8 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 8वें इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किया है। इंडस फूड प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की बाजार पहुंच पहल योजना के तहत किया जाता है। इंडस फूड व्यापार प्रदर्शनी भारत के खाद्य और व्यंजनों को प्रदर्शित करती है और भारत के खाद्य और पेय पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। पहला इंडस फूड 2017 में आयोजित किया गया था और 2019 से यह प्रतिवर्ष ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इंडस फूड 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। कब किया गया है? 8 जनवरी 2025 को। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो हैं चिराग पासवान, उनके द्वारा। आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की बाजार पहुंच पहल जो है उसके अंतर्गत इसका आयोजन किया जाता है। होता क्या है इसमें? इसमें भारत के खाद्य और व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाता है और जो भारत के खाद्य और पेय पदार्थ हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। इसका आयोजन सबसे पहले 2017 में किया गया था और 2019 से इसको प्रतिवर्ष कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, बाद बाकी जो एक दिवसीय छोटे एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये भी ध्यान कर लें कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो वर्तमान में है वह कौन है? चिराग पासवान। ठीक है, अब अगली जो खबर आपके सामने है वह है हरित महाकुंभ। ठीक है, तो हरित महाकुंभ की बात करें तो 31 जनवरी 2025 को प्रयागराज में हरित महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से 1000 से अधिक पर्यावरण और जल संरक्षण कार्यकर्ता एकजुट होंगे। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने ज्ञान महाकुंभ के हिस्से के रूप में इस अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके मुख्य संरक्षक हैं। इस कार्यक्रम में महाकुंभ में आने वाले लोगों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले तरीकों पर विचार किया जाएगा। स्वच्छता को बढ़ावा देने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयागराज में स्वच्छता रथ यात्रा भी शुरू की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण सामुदायिक भागीदारी बनी हुई है। इसका उद्देश्य प्रयागराज को महाकुंभ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए स्वच्छता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो हरित महाकुंभ 31 जनवरी 2025 को आयोजन इसका किया गया है। आजकल डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस परीक्षाओं के लिए। कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, और इसके मुख्य संरक्षक कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाद बाकी होगा क्या इसमें कि जो भी महाकुंभ में लोग आएंगे उनको पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूक किया जाएगा। बाद बाकी स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता के संदर्भ में तो वहीं पर यानी कि प्रयागराज में एक स्वच्छता रथ यात्रा भी शुरू की गई है। ठीक है,
तो ये हो गया हरित महाकुंभ के बारे में। ठीक है, उसके बाद अगली जो खबर है वह है कुंभवाणी चैनल। तो महाकुंभ आप सभी को पता है 144 वर्ष बाद इलाहाबाद में आयोजित हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित एक आकाशवाणी चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है कुंभवाणी चैनल। ठीक है, इस कार्यक्रम के दौरान यानी कि जहां पर ये कुंभवाणी चैनल का लोकार्पण किया गया होगा तो यहीं पर मुख्यमंत्री द्वारा कुंभ मंगल ध्वनि का भी लोकार्पण किया गया है। कुंभवाणी रेडियो चैनल के द्वारा प्रसारित आंखों देखा हाल उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा जो कि प्रयागराज आकर कुंभ का स्नान नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक बस रेडियो चैनल है जो कि वहाँ का यानी कि महाकुंभ का आंखों देखा हाल सुनाएगा। चैनल का नाम बस याद रखिए, कुंभवाणी चैनल। ठीक है, अगली खबर फिर देखो, उसके बाद है महाकुंभ में महाप्रसाद। तो जो महाकुंभ चल रहा है उसमें अडानी समूह, ठीक है, गौतम अडानी और जो नेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि जो इस्कॉन है, दोनों ने मिलकर प्रयागराज में महाकुंभ मेला जो चल रहा है वहां पर श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस महाप्रसाद की व्यवस्था को संयुक्त रूप से आरंभ किया है। ठीक है, और इस आयोजन के दौरान लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं को भोजन परोसा जाएगा। तो यहाँ पर फैक्ट याद रखने लायक एक ही है कि महाकुंभ में जो महाप्रसाद बांटा जा रहा है इसको किसके द्वारा किसके द्वारा इसको किया जा रहा है। तो अडानी समूह और इस्कॉन, जिसे कि आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें लगभग 50 लाख श्रद्धालु जो आएंगे उनको भोजन परोसा जाएगा। ठीक है, अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल नीति। ये तो आप सभी को पता होगी क्योंकि आप जब भी कहीं निकलते होंगे तो अब हेलमेट लगा के ही निकलते होंगे, क्योंकि बिना हेलमेट के अब जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो पेट्रोल भी नहीं देते हैं, ऐसा सरकार का सख्त आदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने राज्य के सभी नगरों में दोपहिया वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को घटाने के उद्देश्य से कठोर नो हेलमेट नो फ्यूल यानी कि हेलमेट नहीं तो फ्यूल नहीं नीति लागू करने का सुझाव प्रस्तुत किया है। ठीक है, नोएडा में 26 जनवरी से नो हेलमेट नो फ्यूल नीति लागू की जाएगी। तो 26 जनवरी को सबसे पहले नो हेलमेट नो फ्यूल नीति कहां पर लागू की गई? नोएडा में। इस कदम का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों के बीच हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। राज्य भर के ईंधन स्टेशनों यानी कि पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो फ्यूल के संकेत लगाने का निर्देश दे दिया गया है। यह पहल इससे पहले 2019 में गौतम बुद्ध नगर जिले में शुरू की गई थी। ठीक है, तो नोएडा वही गौतम बुद्ध नगर में ये पहल 2019 में भी शुरू की गई थी, लेकिन तब इसे छिटपुट रूप से ही यानी कि बहुत ऐसे ही लागू कर दिया गया था, लेकिन अब इसको दोबारा से कठोर रूप में लागू किया गया है। ठीक है, अगली खबर देखिए, प्रयागराज में जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग। तो यह एक घने वन विकसित करने की पद्धति है और इसका प्रयोग प्रयागराज नगर निगम ने शुद्ध वायु उपलब्ध कराने और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग करते हुए कई स्थानों पर घने वन विकसित किए हैं। इससे शहर की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। बाद बाकी जो मियावाकी वन होते हैं वो वायु और जल प्रदूषण को कम करने में, मृदा अपरदन को रोकने और जैव विविधता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बहुत लंबा चौड़ा फैक्ट याद नहीं करना है, बस इतना याद करना है कि जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग करके कहाँ पर जो घने वन है वो विकसित किए गए हैं, तो वो किए गए हैं प्रयागराज में।
अब देखिए बिंद एक्सप्रेसवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 22 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ मेला स्थल पर एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में दो महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। कौन कौन से? एक बिंद एक्सप्रेसवे, दूसरा बिंद पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। अब बिंद एक्सप्रेसवे के बारे में देखें तो प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ने वाली 320 किलोमीटर लंबी परियोजना है। तो बिंद एक्सप्रेसवे 320 किलोमीटर लंबी परियोजना है, ये याद रखिए क्योंकि सीधी दूरी आपसे पूछी जा सकती है। और कहाँ से ये गुजरेगा? तो प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज और सोनभद्र को जोड़ेगा, जो गंगा एक्सप्रेसवे से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 39 यानी कि NH 39 पर समाप्त होगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करेगा और झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्य हैं वहां तक भी पहुंच में सुधार करेगा। तो बिंद एक्सप्रेसवे 300 किलोमीटर लंबा है। कहां से गुजरेगा? प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र। किन दो बड़े शहरों को जोड़ेगा? तो प्रयागराज और सोनभद्र को जोड़ेगा। स्टार्ट कहां से होगा? तो स्टार्ट यह होगा गंगा एक्सप्रेसवे से और खत्म कहां पर होगा? NH 39 पर। ठीक है। दूसरा जो इस बैठक में जिसको मंजूरी मिली है वह है बिंद पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। तो यह 100 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे है जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को और अधिक बेहतर बनाना है। ठीक है। बाद बाकी अब देखो यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे की बात हुई है तो थोड़ा सा हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे को देख लेते हैं क्योंकि ये भी निर्माणाधीन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और फिर भी पूछे जा सकते हैं। तो जो गंगा एक्सप्रेसवे है, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद यह देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ठीक है। तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और इसके बाद में जो गंगा एक्सप्रेसवे है वह देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। लंबाई इसकी कितनी है? 594 किलोमीटर की लंबाई है इसकी और यह राज्य को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। ठीक है। कहाँ को जोड़ेगा? ये मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा और यह कुल 12 जिलों के 518 गांवों से होकर गुजरेगा। ठीक है। तो यहाँ पर यही फैक्ट ध्यान करने वाले हैं कि दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, लंबाई है 549। ठीक है। मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा और यह कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा और 518 गांवों से होकर गुजरेगा। ठीक है। बाद बाकी आप लोग इन 12 जिलों के नाम भी देख लेना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी एग्जैक्टली मुझे 12 जिले याद नहीं है तो आप लोग इसको तुरंत गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ के दौरान महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की है जो कि निम्नलिखित है। तो देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहलें हैं। तो पहली पहल है उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री जो हैं AK शर्मा ने प्रयागराज में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण की घोषणा की है। यह शहर का ऐसा पहला अस्पताल होगा जिससे शहरी विकास विभाग द्वारा पोषित किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो यही आप लोग याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ की लागत से एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या फिर अस्पताल कहाँ पर शुरू किया जाएगा? प्रयागराज में। बाद बाकी यह पहला अस्पताल होगा। ठीक है। यह शहर का पहला अस्पताल होगा जिससे शहरी विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक है। दूसरी पहल को देखो तो मंत्रिमंडल ने प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर पालिका बॉन्ड जारी करने को मंजूरी दी है। इन जिलों के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।
इससे पहले लखनऊ और गाजियाबाद के लिए बॉन्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनके परिणाम जो हैं वो आशाजनक रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान करना है कि प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नगर पालिका बॉन्ड जारी करने को मंजूरी मिली है। तो तीनों जिलों के नाम याद कर लीजिए। बाद बाकी कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो 50 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। अब ये जो नगर पालिका बॉन्ड हैं ये इससे पहले किन दो जिलों में जारी किए जा चुके हैं, तो लखनऊ और गाजियाबाद में जारी किए जा चुके हैं। अब इनको देख लेते हैं कि ये नगर पालिका बॉन्ड होते क्या हैं। तो नगर पालिका बॉन्ड यानी कि म्युनिसिपल बॉन्ड एक ऋण प्रतिभूति है जो किसी राज्य, नगर पालिका या काउंटी द्वारा अपने पूंजीगत व्ययों के वित्त पोषण के लिए जारी की जाती है, जिसमें राजमार्ग, पुलों या स्कूलों का निर्माण शामिल है। एक नगर पालिका निगम नगर पालिका बॉन्ड के माध्यम द्वारा व्यक्तियों या संस्थाओं से धन एकत्रित करती है और निर्दिष्ट ब्याज राशि का भुगतान करने का वादा करती है, साथ ही एक निश्चित परिपक्वता तिथि पर मूलधन की वापसी करती है। ठीक है, तो ये जो नगर पालिका होती है वो शहर के विकास के लिए उनका एक धन को उगाने का तरीका है। ठीक है, नगर पालिका बॉन्ड, जिसमें क्या होता है कि ये किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा ये बॉन्ड देकर उनसे धन ले लेती है और उन्हें एक निश्चित ब्याज पे करती है और कुछ एक निश्चित अवधि के बाद उन्हें मूलधन की भी वापसी कर देती है। ठीक है, तो किन किन जिलों में किए गए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किन किन जिलों में पहले किए जा चुके हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगला जो फैक्ट यहाँ से है कि सरकार ने हाथरस, कासगंज और बागपत में 3 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी घोषणा की है। ठीक है, तो इनके नाम याद कर लीजिए। हाथरस, कासगंज और बागपत में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, बाद बाकी राज्य सरकार की योजना राज्य भर में 62 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसे कि आप ITI के नाम से जानते हैं, और 5 नवाचार, आविष्कार और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की है। तो नंबर याद रखना, इसी बैठक में जो इलाहाबाद में बैठक हुई थी वहाँ पर पूरे राज्य भर में 62 नए ITI कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और 5 नवाचार, आविष्कार और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना है। ठीक है, और एक चीज और इस बैठक में हुई है, वो क्या है कि उत्तर प्रदेश की एरोस्पेस और रक्षा तथा रोजगार नीति है जो 5 वर्ष पूर्ण कर चुकी है या पूरे कर चुकी है। नए प्रोत्साहन के साथ उसका नवीनीकरण किया जाएगा ताकि निवेश को और अधिक आकर्षित किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया जो भी उत्तर प्रदेश की बैठक में हुआ था, वो सारी चीजें हो गई। अब नई खबर है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने, उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहले आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत, लेकिन 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। बाद बाकी जो पहला उत्तर प्रदेश दिवस है वो 2018 में मनाया गया था और उस समय जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे राम नायक, इन्होंने ही 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिए सुझाव दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो है उसके विषय को देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी दिवस होता है तो उसका जो विषय होता है या फिर जो थीम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश दिवस या फिर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की हम लोग थीम की बात करें 2025 में, तो यह है विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। राज्य सरकार राज्य स्थापना दिवस, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर संगीत, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से भी सम्मानित करेगी। ठीक है,
बाद बाकी उत्तर प्रदेश अपने एक राज्य के रूप में 75 वर्ष पूरे कर रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से स्थापित हुआ था और अब 2025 है, तो 75 वर्ष उत्तर प्रदेश के स्थापना के पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेट याद रखना, क्यों मनाया जाता है, किसने सुझाव दिया था, राज्यपाल राम नाईक ने, पहली बार कब मनाया गया, ठीक है, थीम क्या है और इस दिन क्या किया गया, जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है उनके मतलब उसके द्वारा भी लोगों को सम्मानित किया गया। ठीक है, अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट। तो प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र के मीडिया सेंटर में उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला गया है, प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में। इसका नाम क्या है, पंपकिन। बाद बाकी यहाँ पर वही शाकाहारी और सात्विक भोजन मिलेगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं, बस आप लोग ये याद कर लीजिए कि कहाँ पर है ये और इसका नाम क्या है। ठीक है, अगली खबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली खबर है आपकी, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया क्षेत्रीय कार्यालय। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने गंगा नदी के किनारे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर अंतर्देशीय जल परिवहन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए वाराणसी में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। ठीक है, और यह जो क्षेत्रीय कार्यालय है यह मझुआ से वाराणसी मल्टी मॉडल टर्मिनल और प्रयागराज तक जो क्षेत्र है 487 किलोमीटर का, वहाँ के परिचालन का प्रबंधन करेगा। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश में अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों से संबंधित कार्यों की भी देखरेख करेगा। ठीक है, वाराणसी में जो यह अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया क्षेत्रीय कार्यालय है, यह आपको ध्यान रखना है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना। बाद बाकी अन्य 5 इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर हैं, गुवाहाटी असम में, बिहार के पटना में, केरल के कोच्चि में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना इतना कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खोला गया है, ये खोला गया है वाराणसी में। ठीक है, और यह 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का, और इसके जो 5 वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो असम के गुवाहाटी, बिहार के पटना, केरल के कोच्चि, उड़ीसा के भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगली जो खबर है वह है गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तो हाल ही में जो 2025 का गणतंत्र दिवस था वहाँ पर उत्तर प्रदेश की झांसी को पीपल चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश की झांकी को 40% वोट मिले हैं। बाद बाकी गुजरात की झांकी दूसरे स्थान पर रही है, फिर उसके बाद तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर बिहार और 5वें पर आंध्र प्रदेश। तो ये क्रम भी रट लीजिए, हो सकता है पूछा जाए क्रम से लगाने के लिए। तो गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को शीर्ष पुरस्कार, उसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात, फिर हरियाणा, फिर बिहार और फिर आंध्र प्रदेश। अब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की झांकी को डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या था। तो उत्तर प्रदेश की गणतंत्र दिवस झांकी में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का उत्सव मनाया गया, जिसमें समुद्र मंथन को दिखाया गया। अमृत कलश और संगम तट पर स्नान करते हुए संतों को दर्शाया गया। इस झांकी की थीम या फिर जो विषय था वह था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, जो भारत की विरासत और प्रगति पर प्रकाश डालता है। बाद बाकी झांकी में महाकुंभ 2000 मतलब ये कुल मिलाकर महाकुंभ पर थी और इसकी एग्जैक्ट थीम आप लोग याद रखना क्योंकि यहां से भी सीधा क्वेश्चन बन सकता है। अगली खबर जो है वह है बलिया में पेट्रोलियम के भंडार की संभावना। तो हाल ही में जो ONGC है
जिसे कि आप तेल एवं चलिए कुछ इसमें टेक्निकल इशू आ रहा है, चलिए इसको ऐसे ही देख लेते हैं। बलिया में पेट्रोलियम के भंडार की संभावनाएं। तो जो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है, जिसे कि आप ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है, उसने बलिया में ड्रिलिंग कार्य शुरू किया है। ठीक है, और आपको भी पता होगा जमीन में ड्रिल करके फिर तेल निकाला जाता है। तो बलिया में ड्रिलिंग कार्य शुरू किया है, क्योंकि ONGC को यहाँ पर 3 वर्षों की खोज के बाद पता चला है कि बलिया में पेट्रोलियम भंडार होने की संभावना है। ठीक है, और इस ड्रिलिंग परियोजना के लिए 100 करोड़ की अनुमानित लागत भी लगेगी। और एग्जैक्ट में जहाँ पर ड्रिलिंग चल रही है तो वह है ग्राम सभा बैना, वहाँ पर कोई होगी में जो सागरपाली गांव है, वहाँ उसी स्थल पर ड्रिलिंग चल रही है। तो मोटा मोटा आप लोग याद रखेंगे कि ONGC निगम ने बलिया में पेट्रोल के भंडार की संभावना के चलते वहाँ पर ड्रिलिंग कार्य शुरू किया है। गांव कौन सा है, गांव खैर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ग्राम सभा बैना सागरपाली गांव याद कर लीजिए। इस ड्रिलिंग के लिए 100 करोड़ रुपए जो हैं वो अनुमानित लागत के रूप में यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो ये हो गई आपकी पूरी उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स, कब की, जनवरी माह की। ठीक है, जनवरी 2025 की आपकी ये उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स हो गई। और मुझे उम्मीद है कि जो भी फैक्ट आपको जैसे याद करने हैं वो मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं, और अगर आप इनको शॉर्ट में अपने नोट्स वगैरह बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।